बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए तो उसमें हमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। उनको मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ही कहूँगी और उन डेवलपमेंट से तासुर ये मिल रहा है कि जो हालात हैं, सियासी हालात, उनमें कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ आइस ब्रेकिंग हो रही है। पहले मज़ाहमत की सियासत हम देख रहे थे, ख़ास तौर पे अपोजिशन की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से बनाए गए अलायंस की तरफ से भी, लेकिन उसमें अब हमें कहीं ना कहीं पे कुछ मफामत की आवाज़ आ रही है और वो जो सियासी माहौल है उसमें, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ आइस ब्रेकिंग, कुछ नरमी नज़र आ रही है। हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई तौर पे ये होने जा रहा है या ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे बज़ाहिर लगता नहीं है कि इतने सारे इवेंट्स इकट्ठे होना वो कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात होना, वो इमरान खान के लिए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए गए, फिर वो 3 घंटे तवील उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो जब बाहर आए उन्होंने बिल्कुल डेकोरम को मेनटेन करते हुए अदालत के बाहर बात की है। फिर अच्छा, आज उन्होंने वो रिपोर्ट भी जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में। वो ये कहते हैं कि 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जो कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है और अब उस पर अगली समात भी होने जा रही है। उसमें दीगर इमरान खान की जो वकला हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे उनकी मुलाकात होने देनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर भी बात होगी कल समात के दौरान। अच्छा, दूसरी तरफ सीएम केपी की अगर मैं बात करूं, उनका जो कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें आप सबको मालूम है कि सिविल और अस्करी क़यादत तक भी बैठी हुई थी और अस्करी क़यादत के साथ सीएम केपी का बैठना ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये कहा गया कि हर फैसले में मुल्क और पार्टी के मफाद को मद्देनज़र रखा जाएगा। जो ज़ेली कमेटी भी तश्कील दी गई है केपी के अंडर, जो सूबाई मामलात हैं उसको डील करेगी, उसमें भी इवन वफाकी नुमाइंदगान भी शामिल होंगे, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ सेनेटर अलामा नासिर अब्बास ने भी बैरिस्टर सलमान सफदर की जो मुलाकात हुई उसको पॉजिटिव करार दिया और कहा कि ये एक मस्बत शुरुआत है और कहा कि कोशिश यही होगी कि मुल्क मजीद बहरानों का शिकार ना हो। सियासी हलकों में यह तासुर पैदा हो रहा है कि मुख्तलिफ राबते और इजलास एक साथ मुल्की मसाइल को हल करने की कोशिश जो है वो हो रही है। अच्छा, अगर ये देखा तो जाए तो हालिया दिनों में बानी पीटीआई से अदालती मुकर्रर करदा वकील की मुलाकात, सियासी रहनुमाओं की नई सफ़बंदी और सूबाई क़यादत की आला सतही इजलास में मौजूदगी एक दूसरे से जुड़े हुए, ये हमें कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब वाक़यात ये तासुर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर शायद कोई बातचीत हो रही है। एक तासुर जो पाया जाता है कि शायद कहीं पर कोई डील हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि हम डील कभी भी नहीं करते, तो हम प्रोग्राम में आगे जाके यही पॉइंट्स ब्रेक डाउन करते हुए देखेंगे कि क्या बैकडोर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर कोई बातचीत हुई है, नहीं हुई है। सवाल ये कि ये इत्तफाकी पेशरफ्त है या वाकई तौर पे जो सियासी रुख है वो इस वक्त बदल चुका है। ये मेरे टॉपिक्स हैं डिस्कशन के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस पर मुझे ज्वाइन करें रियाज फतियाना साहब। रियाज साहब, बहुत प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो डेवलपमेंट्स मैंने गिनवाई, वज़ीर आज़म की मुलाकात होना सीएम केपी के साथ, दूसरी तरफ बुशरा बीबी की पहली फैमिली से मुलाकात हुई, फिर इमरान खान की कल उनके वकील से मुलाकात होना, एक शहीद का जनाजा जाके पढ़ना, फिर जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उसमें अस्करी सिविल क़यादत का इकट्ठे बैठना, सीएम केपी का वहाँ पर बैठना, फिर वफाक की जो अग्रीमेंट है कि वफाक जो है वो सुपरवाइज कर सकता है, फिर उसके अलावा अब जो एक और मुलाकात की बात हो रही है कि महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर के साथ ही और साथ इमरान खान के साथ भी। ये इतनी सारी डेवलपमेंट्स मैंने गिनवाई हैं, ये क्या CBMs हैं या कोई इत्तेफाक हो रहा है? मेरे ख्याल इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। हमने हमेशा कहा, इमरान खान साहब ने भी हमेशा कहा कि हम तमाम सियासी जमातों से और तमाम इदारों से मुल्क और कौम में इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, माशी तरक्की के लिए और आवाम के मसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, दहशतगर्दी, इनके ख़ात्मा के लिए हम बैठने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली हम ये भी मुतालबा हमेशा हमने रखा है कि हम अदालतों में इंसाफ होते देखना चाहते हैं और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई भी चाहते हैं ताकि मुल्क में सियासी फ़ज़ा में बेहतरी लाई जा सके। और इमरान खान की राय की भी हमने हमेशा बात कही है और मेरा ख्याल है कि हमारी कोई नामुनासिब बात भी नहीं है कि सबसे मजबूत, सबसे पॉपुलर पार्टी की वो सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली ये पहले तो काफ़ी अरसे से मुलाकातें बंद थीं, फैमिली की भी, सियासी रहनुमाओं की भी और वकला की भी, और उनको मेडिकल चेकअप भी नहीं उनका करवाया जा रहा था। लेकिन हमारे बार बार मुतालबे पे असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर, अदालतों के अंदर दरवाज़ा हमने खटखटाया है, हर दरवाज़ा खटखटाया है। हम लड़ना नहीं चाहते, हम यहाँ पे
सिर्फ हम इंसाफ होते देखना चाहते हैं, लोगों की राय चाहते हैं। लेकिन सर मसला ये कि आपकी जमात लड़ ही रही थी ना, उनकी जो अगर सियासत को फॉलो किया जाए तो वो मज़ामती सियासत ज़्यादा है, मफामती सियासत कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो ये कह रही थी कि हम इस हुकूमत के साथ इवन बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, इनसे हम क्या मुतालबा करें। इवन CM KP की जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई उसमें एक जो तज्जिया पेश किया जा रहा था वो ये था, शायद उन्होंने सियासी बात इसलिए नहीं की क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बिलीव करती है कि इनके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है, इनसे कोई सियासी बात करके भी क्या फ़ायदा होना, इमरान खान से मुलाकात का मैटर तक भी तो ये देख नहीं सकते। तो एक ही हफ्ते के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि अब आपको लगना शुरू हो गया कि अब मफामत की तरफ जाना चाहिए और उस हुकूमत के पास इख्तियारात आ चुके हैं? देखें, मैं अर्ज़ करूं कि हमेशा पार्टी के चेयरमैन से लेकर नीचे तक पूरी पार्टी के 2-3 मौक़िफ़ बड़े वाज़े रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहले पाकिस्तान। हमने हमेशा इंडिया के साथ जब हमारी जंग हुई है तो हमने फुली एलानिया पाकिस्तान की फ़ौज और इदारों को सपोर्ट किया है, और आइंदा भी दहशत गर्दी के मामलात में हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं और फिर इदारों के और फ़ौज की सपोर्ट करते हैं। और तीसरा ये कि पाकिस्तान को हम मुस्तहकम और एक मजबूत माशी ताकत देखना चाहते हैं, गुर्बत का ख़ात्मा चाहते हैं। और ऑब्वियसली जब हम सारी बातें करते हैं तो उसका बुनियादी मकसद होता है कि पाकिस्तान एक मजबूत रियासत हम देखना चाहेंगे। ठीक है। इसके लिए अगर अभी कुछ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है तो पहले भी कई कमेटियाँ बनी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली जनाब सरदार एयाज सादक की सरबराही में मुज़ाकराती अमल जारी रहा, लेकिन वो पाया तकमील तक ना पहुँच सका और उसकी वजह से उसे डेड लॉक आया। अब फिर मैं समझता हूँ कि महमूद अचकज़ई साहब एक मोतबर शख्सियत हैं जो हमारे अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुए हैं, कई माह के बाद उनकी नोटिफिकेशन हुई है, और सेनेट में भी इलामा नासिर अब्बास साहब की भी, इससे भी एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है मेरा ख्याल है कि। और जो पहली तकरीर थी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली जनाब महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने बड़े तहम्मुल से कहा कि मैं शहबाज शरीफ भाई से बात करूंगा, तो ये एक अच्छी उनकी सोच है। मैं आपकी बात से ये समझूं कि ये जो पॉजिटिव तरफ हम चल पड़े, इसमें किरदार महमूद खान अचकज़ई साहब का है, जिसे महमूद अचकज़ई साहब का बिल्कुल यकीनी होना चाहिए, अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन पार्टी की हाई कमान भी यही चाहती है। बैरिस्टर गौहर साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है कौमी असम्बली में, आज भी उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि हम बिल्कुल दहशत गर्दी के मामले में हुकूमत को सपोर्ट करते हैं और मुल्क की सालमियत के लिए भी हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन बाकी जो मामलात हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पे बरकरार हैं और हम अपने मांग और मुतालबे करते रहेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें अगर हुकूमत में कुछ लचक आती है और हुकूमत हमारी बातें मानती है, फैमिली की मुलाकातें, वकला की मुलाकातें, आगे चल के सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें, और जो हमारे इस वक्त जेलों में हमारे साथी कैद हैं उनके लिए अगर कोई ताज़ा हवा का झोंका आता है तो उनके घरों में कईयों में माशी तौर पर खाना भी नहीं पकता होगा, कई ऐसे बहुत सारे गरीब वर्कर भी हमारे जेलों में पड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब आगे की तरफ हमें देखना चाहिए, एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। अभी भी मुझे समझ नहीं आया सर आपकी बात को, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात को, सेकंड करते हुए ये पूछ रही हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक डेड लॉक था, वो डेड लॉक खत्म नहीं हो रहा था। हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ट्रस्ट नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रस्ट PMLN पे या PMLN लेड गवर्नमेंट पे नहीं था ट्रस्ट। ये ट्रस्ट जो डेवलप हुआ है, इसमें अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंटली इसमें रोल किसने प्ले किया, ये क्या हुआ कि अब हम ये इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एक ही दम से देखना शुरू हो चुके हैं? देखें, इसकी तरफ देखे बगैर कि कहाँ से आगाज़ हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि एक बैकडोर चैनल से रब्ता तो पहले भी था। अच्छा। और कई बातें होती रहीं, लेकिन बात रुक जाती थी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ मिसट्रस्ट भी था, चैनल से रब्ता हुआ, कुछ एतमाद की कमी थी। तो मेरा ख्याल है कि अब हालात बेहतर तरफ जाना शुरू हुए हैं, हम इसको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा। आज लोग मुल्क छोड़ कर कई बहुत सारे तालीम के लिए, कोई कारोबार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो, हुक्मरान अपनी जो इनकी हुकूमत के अपनी जो वसाइल रिसोर्स बाहर हैं वो भी पाकिस्तान में लेकर आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे बिजली सस्ती होनी चाहिए, यहाँ पे बैंक मार्कअप कम होना चाहिए, यहाँ पे माशी तरक्की का पहिया आगे बढ़ना चाहिए। अभी चंद रोज़ पहले इन्होंने एक मुतनाज़ फ़ैसला भी कर दिया कि वो जो सोलर
से बिजली पैदा कर रहे हैं, पहले हुकूमत खरीदती थी, उसको हाई रेट पर लगा दिया। तो ये चीज़ें हुकूमत भी बाज़ का ऐसी गलतियाँ करती है जिससे अवाम में रिएक्शन भी होता है, और हम भी इस पर तनकीद का इज़हार करते हैं। हमारा काम ही यही है अपोजिशन का, हुकूमत की कोताहियाँ, नाकामियाँ, कमज़ोरियाँ उन पर तनकीद करें, उनको आगाह करें और उनको मशवरे भी दें। मशवरे भी देते रहते हैं। ठीक, सो सर वी कैन इस वाली जो हमारी डिस्कशन हुई इसको कंक्लूड कर सकते हैं बाय सेइंग कि बैकडोर कोई मुज़ाकरात या रवाबित हो रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं इसकी तायीद करूँगा, तस्दीक भी करूँगा कि दोनों तरफ से बहुत आला सतह पे मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। अच्छा, और मैं तवक्को करता हूँ कि ये मुस्बत पेशरफ्त आगे चंद हफ्तों में सामने आ सकती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो एहतजाज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुकूमत ये कह रही है कि ये नाकाम हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो वो फुल ऑन भाई इतने अरसा उसकी तैयारी हुई, सब कुछ हमने देखा, फिर जब 8 फरवरी की डेट आई वो गुजर गई, तो उसके बाद जो इम्प्रेशन दिया गया कि हमारा तो एहतजाज करना ही एक सिम्बॉलिक मकसद था और ये सिम्बॉलिक वे में ही हमने किया है, तो क्या ये कोई फेस सेविंग है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल उन्होंने कोई तोड़ फोड़ का कभी भी इरादा नहीं था, ना कोई ऐसा कोई सोच थी। यही कहा कि शटर डाउन यानी कि दुकानें बंद हों और ट्रैफिक बंद हो। लेकिन आपने देखा एक वाक़या हो गया इस्लामाबाद में, मस्जिद और इमाम बारगाह में, मस्जिद खदीजा अल अकबर में कोई 35-36 शहीद हुए और कोई 150 के 170 के करीब शदीद ज़ख्मी हुए। उससे हम बहुत रंजीदा थे और हमने कहा भी कि हम इसका 3 दिन सोग मनाना चाहते हैं, और इसमें बिल्कुल हमारी हमदर्दियाँ मुतासरीन के ख़ानदानों के साथ हैं, शोधा के साथ भी। तो इसलिए एक ये वजह भी थी कि दूसरी वजह से हम बहुत रंजीदा थे इस साने की बिना पे। लेकिन अमली तौर पर इसका काफ़ी हद तक अमल भी हुआ पाकिस्तान भर में। कोई, मैं ये नहीं कहता कि बहुत भरपूर हुआ, कि ज़ाहिर है हालात के मुताबिक कहीं हुकूमत की सख्ती है, कहीं तो ये कई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने दिल में भी एहतजाज किया, ऑब्वियसली अपने अपने अंदाज से एहतजाज किया सब। ठीक है सर, इमरान खान को शिफ्ट करने की खबरें सामने आई, उसकी तरदीद भी हमने हुकूमत की तरफ से देखी, लेकिन वो बहस अभी तक ठंडी नहीं पड़ी। उस बहस में इवन पाकिस्तान के वो वाले जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं जिनको इवन इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है और जिनकी खबरों पे मिनोवन अमल किया जाता है, उन पे बिलीव किया जाता है। ये खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि इमरान खान को ऑन सर्टन ग्राउंड्स लाइक लेट्स से कि उनकी हेल्थ से मुतालिक अगर कोई मामलात हो जाते हैं, जो कि हो भी चुके हैं, तो शायद उसी तनाजुर में उनको शिफ्ट किया जाए, लेकिन ये हो सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है? देखिए, एक लम्हा तो उन्हें पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और वहाँ उनकी आँख का मुआयना और जो इलाज करवाया गया, तो जेल से तो उनको निकाला गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें अडियाला जेल से निकल कर घर जाना चाहिए, बनी गाला में अपने घर में जाना चाहिए। 2.5-3 साल उनको हो गए हैं वहाँ पे। इसमें कोई, हमें मेरे ख्याल पूरी कौम को आगे की तरफ देखना चाहिए। वो लोग जो हुकूमत में उन्हें भी देखना चाहिए और अपोजिशन को भी। अच्छा, वो शिफ्ट होंगे सिर्फ वो वहाँ पे उनका घर ही वो सब जेल करार दे दिया जाएगा, या आपको लगता है कि वो इमरान खान की रिहाई की सूरत में मुमकिन होगा? क्या जी, मेरी तो ज़ाती यही रिक्वेस्ट होगी उनको ज़मानत पे। हम तो ये नहीं कहते कि हमें सारे केस ख़त्म कर दें, वो वक्त के साथ ख़त्म होते रहेंगे, लेकिन ये है कि ज़मानत का तो हक़ पहुँचता है ना हर शख्स का। तो ज़मानतों पे अगर रहा कर दिया जाए तमाम सियासी कैदियों को और आगे की तरफ देखा जाए, तो बैठ के देखा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, अदालतों के मामलात हैं, असम्बलियों के मामलात हैं, मुस्तकबिल में आम इंतखाबात पर बात है, ये सारा। और ये सारी बातें, इस पर मुज़ाकरात का कोई बुरा। इन खबरों में भी कुछ सदाकत है कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा सकता है? जी, अगर वो घर में शिफ्ट हो जाएं तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा, वो उनको ज़्यादा बेहतर माहौल होगा वहाँ पे, फैमिली से मुलाकात। सर, मेरा सवाल ये था कि इनमें कुछ सदाकत है, हो सकता है ये कंसिडर की जा रही हैं बातें, या वैसे सिर्फ अफवाहें? मैं इस पे किसकी ना कोई तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकरात का अमल दोनों तरफ से जारी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, शेख वकास अकरम साहब से भी अभी हमारे दूसरे प्रोग्राम में बात हो रही थी, उन्होंने जिक्र किया, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि, और वैसे भी ये सवाल बनता भी है कि जब अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात लगना शुरू हुए कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो उनको उनकी वो सीट से हटना पड़ा क्योंकि उस पर एतराज़ हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब सुहेल आफरीदी की तरफ से जब ये सब इक़दाम किए जा रहे हैं, नरमी दिखाई जा रही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, तो क्या उनके लिए भी उसी तरह के नताइज होंगे जो अली अमीन गंडापुर के लिए थे? देखें, एक उनकी दो शख्सियतें हैं। एक ज़ात है उनकी, सुहेल आफरीदी उनका नाम है, हमारे अच्छे साथी हैं। दूसरी तरफ सरकारी ज़िम्मेदारी है, हल्फ उठाया हुआ उन्होंने बतौर वज़ीर आला।
जब बतौर वज़ीर आला वो होते हैं तो अपेक्स कमेटी में भी उनको बैठना होता है, वफाकी हुकूमत के साथ भी मामला देखने पड़ते हैं। तो इसमें कोई मजाका नहीं है कि अगर पाकिस्तान भारत के मज़ाकरात हो सकते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मज़ाकरात हो सकते हैं, अमेरिका और चाइना के मज़ाकरात हो सकते हैं, पुतिन और ट्रंप के मज़ाकरात हो सकते हैं, तो इनके क्यों नहीं हो सकते? तो मेरा ख्याल है मिलने से ऐसे ही कुछ लोग जो अफवाहें फैलाते हैं, तो हम समझते हैं कि कोई गद्दार पार्टी में नहीं है, सारे लोग पार्टी के वफादार हैं और पार्टी के साथ मिलकर मतलब ये होगा फिर जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ वो गलत हुआ? देखो, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है, लेकिन अब वो चूँकि नहीं है वज़ीर आला, तो वो पार्टी का फैसला था, तो उन्होंने इसको सरे तस्लीम खम किया कि मज़ामत नहीं की ना अली अमीन गंडापुर साहब ने। ओके जी, रियाज फतेहाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, हमारी जारी रहती है, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले रियाज फतेहाना साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनसे जब मैंने मुख्तलिफ सवालात पूछे CBMs जो हुए या फिर रिसेंटली जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वो एक पॉजिटिव इंडिया दे रही है कि कहीं ना कहीं पे कोई आइस ब्रेकिंग हो रही है। आप मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें साले जाफिर साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन करें अदील सरफराज साहब। उनके पास भी मैं सेम क्वेश्चंस लेके जाऊंगी और ये जानने की कोशिश करूंगी कि पाकिस्तान की सियासत में जो इस वक्त हलचल हो रही है, क्या कहीं पे कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या कहीं पे कोई डील हो रही है, नहीं हो रही, क्या हो रहा है, उस पर बात करते हैं। अदील, बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे वक्त देने के लिए। साले साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। साले साहब, वज़ीर आज़म से मुलाकात होना CM KP की, उसके बाद एक शहीद का जनाजा पढ़ना, इकट्ठे जाके मोहसिन नकवी साहब के साथ जाके बैठ जाना, अस्करी क़यादत के साथ एपेक्स कमेटी के इजलास में बैठना, इमरान खान की सलमान सफदर से मुलाकात होना, बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात होना, उसके बाद महमूद खान अचकज़ई की प्राइम मिनिस्टर से, साथ ही इमरान खान से मुलाकात की बातें सामने आना, ये तमाम तर CBMs जो हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अर्ज़िया जी, जब मुल्क में जमहूरियत है और सियासत है, तो फिर इस तरह की नशेब फराज, इस तरह की हिलचुल तो ज़रूर होगी। अच्छा। और ये इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में बराह रास्त लोग मालूमात हासिल करने की बजाय मुख्तलिफ़ वाक़यात को अपनी क़यास आराई के साथ जोड़ते हैं। अच्छा। ये जहाँ तक PTI के बानी का ताल्लुक़ है, उसके बारे में एक बात क़तईयत के साथ तय समझी जाती है और समझी जा रही है कि जब तक 9 मई के मामलात का नितारा नहीं होगा, उनको खलासी नहीं मिलेगी, उनको आज़ादी जो वो चाहते हैं वो उनको दस्तयाब नहीं होगी। या तो उसके ऊपर उनको माफ़ी मांगकर और शर्मिंदा होकर इस बात का ऐलान करना होगा कि उनके यहाँ से इसकी रेपुटेशन नहीं होगी, फिर तो एक बात है, वरना ये जो चीज़ें हो रही हैं ये दरअसल रोज़मर्रा का हिस्सा है। अब ये कहना कि आर्मी चीफ से या कोर कमांडर से किसी चीफ मिनिस्टर की, किसी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो गई है, ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जिससे आप कुछ चीज़ें इंडिकेट करें। लेकिन सर वो डेडलॉक था ना, वो डेडलॉक था कि मुलाकातें होना आईनी कानूनी तौर पे इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हो नहीं रही थी। तो ये जो डेडलॉक है वो दोनों तरफ से था, हमें हुकूमत की तरफ से भी देखने को मिल रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मिल रहा था। सो नाउ दैट वी आर सीइंग कि ये एक डेवलपमेंट हुई है, तो हम लोगों को ज़रूर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई आइस ब्रेकिंग हो रही है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। गुजारिश ये है जी कि अब आपने अपने ही लफ्ज़ों में फरमाया कि दोनों तरफ से हो रही है। जब दोनों तरफ से हो रही है तो इसका मतलब है उन्हें सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ कि भी इस तरह जो कन्फ्रंट्रेशन है, इससे ना तो वहाँ पे अमन व अमान की सूरत दुरुस्त हो सकती है, ना जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहाँ बनी हुई है सो कॉल्ड वो डिलीवर कर सकती है। अगर वो डिलीवर नहीं करेगी तो पहले ही उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। 9 मई से मुतालिक इमरान खान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी सर, वो तो अभी साबित होना, केसेस चलना, वो सारी चीज़ें तो साथ चल रही है ना, वो तो एक कानूनी मैटर है। नहीं, वो जो मामला है, गुजारिश ये है जी, वो मामला ऐसा है जो सिक्के बंद है। अच्छा। जिसके बारे में आपकी इंतज़ामिया के पास, आपकी फ़ौज के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनको वो डिनाई नहीं कर सकते, और वो बिल्कुल केसेस जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। ठीक है, वो तो अगर हैं तो वो फिर साबित हो जाएंगे, उनके खिलाफ जब साबित हो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में उनको कहना कि वो माफ़ी मांगे। दूसरा आपने ये फरमाया
जी। कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातें होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप ये नतीजा अखज़ करें कि जी आइस ब्रेक हो गई है, अच्छा, मामला ठीक हो गए हैं, ठीक है, फिर NRO मिल गया है, आज़ादी हो जाएगी और got the point इनको वहाँ पे बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल में ज़रूर शिफ्ट किया जाएगा उस शख्स को जो बीमार है। अगर ये साबित हुआ कि बीमार है, उसकी ज़रूरत है, यकीनन पहले स्टेज तो ये होती है कि जेल के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। अगर बीमारी की जो संगीनी है वो इस कदर है कि उसको सेहत नहीं मिल सकती, वहाँ से उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता जेल के हॉस्पिटल से, तो वो यकीनन फिर बाहर के किसी हॉस्पिटल को रुजू ये किया पॉइंट लेके आपका सर मैं अदील साहब की तरफ बढ़ती हूँ। अदील साहब मुझे ये बताएं, साले साहब की ये राय है कि जब तक इमरान खान 9 मई से मुतालिक केसेस जो है या 9 मई के जो वाक़यात हैं उससे मुतालिक अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, हम इन मुलाकात को ये क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते कि ये अगर हो रही हैं तो इमरान खान की रिहाई होने जा रही है या कोई आइस ब्रेक हो गई है। देखें, साले जाफर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो जो बात कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, एक मंतक नजर आती है, क्योंकि हमने देखा है तवील अरसा से हमारी फौज की जानिब से, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ये बारहा वाजे किया गया है कि जब तक 9 मई के वाक़े के ऊपर माफी नहीं मांगी जाएगी उस वक्त तक बात नहीं होगी। और बाद अज़ा हमने देखा DGI-SPR हो या आला फौजी क़यादत हो या हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, उनकी जानिब से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिलखसूस सोहेल आफरीदी साहब को निशाने पर रखा गया, आड़े हाथों लिया गया, उनके हवाले से सख्त बातें कही गई, दहशतगर्दों के साथ उनको जोड़ा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ा गया। उस सब के बाद ये उनकी बात दुरुस्त है कि इतनी आसानी से मामलात खत्म नहीं होंगे, लेकिन अब जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं। बिलखसूस आपने भी हाल ही में देखा जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शायद मिजाज में कुछ तब्दीली आई है और शायद एक कदम पीछे हटने का भी फैसला हुआ है। और उसी वजह से हमने देखा जो मुलाकात एक तवील अरसा से नहीं हो रही थी, जो राब्ते वफाक और सूबे के दरमियान नहीं थे, अचानक से वो बहाल हुए। वजीर आला आपने खुद बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास गए, वहां पर उनकी मुलाकात हुई और बड़ी मस्बत मुलाकात जो बताई गई है प्रेस रिलीजेस के जरिए हमें अंदाजा हुआ। और फिर हमने देखा एपेक्स कमेटी के अंदर आला जो अस्करी क़यादत है उसके साथ भी वो बैठे, वो अस्करी क़यादत जो कल तक उनके बारे में क्या कुछ नहीं कह रही थी, अब वो भी उनके साथ बैठ रही है। और जो नकवी साहब साथ बैठे, बिल्कुल जो सिविलियंस हैं उनको बहुत से इख्तियारात दिए जा रहे हैं वहां पर, मुख्तलिफ एजेंसीज के अंदर जो सिविलियंस की एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका इख्तियार है उसको बहाल किया जा रहा है। ये वो CBMs हैं जिनका आपने हवाला दिया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। और फिर अचानक से हम देखते हैं एक ऐसी अदालत जो इर्रेलेवेंट हो चुकी होती है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, जिसके बाद ये कहा जाता है कि अब ये अदालत तो खत्म ही समझी जाए, लेकिन उसी अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अचानक से एक मुकदमा अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं जूं ही फरवरी 8 गुजरती है। तो आपका जो पॉइंट है वो ये है कि 8 फरवरी को चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही सब किया जो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी और हुकूमत ने फिर अपना वादा पूरा किया कि अगर 8 मई को कुछ वायलेंस नहीं होता, कुछ केओस नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो फिर हम लोग 8 के बाद मुलाकात करा देंगे, और ये इसलिए हुआ। What has changed basically? That is my question. देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते यहाँ पर बैठकर के शायद उनके दरमियान कुछ तय हुआ था, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो नजर यही आता है कि शायद हुकूमत को भी अब अंदाजा हो गया, और बिलखसूस जो किरदार यहाँ पर हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं वो महमूद खान अचकजई का है, अलामा राजा नासिर अब्बास का है, जिन्हें अगेन मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब ने उन्हें बेसिकली नामजद किया था, और अब उन्हीं के कहने पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने अपनी हिकमत अमली को अगर तब्दील किया है 8 फरवरी से मुतालिक, तो ये बात भी अब रिपोर्ट हो रही है। और उसके नतीजे में अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रोज जो तवील मुलाकात होती है सलमान सफदर साहब की, वो मौजूदा हालात के अंदर अनप्रेसिडेंटेड ही है। और जिस तरह उनकी जो बीमारी है उसके हवाले से एक खबर आई और उस खबर को आज उन्होंने खुद मीडिया पर आकर डिनाई किया, और फिर उनकी जो बात कल बुशरा बीबी की एक बहन ने ट्वीट किया था, उनकी उस बात की तस्दीक भी समवट हो जाती है कि 10% भी फर्क नहीं पड़ा उनकी आंख को, उनकी बीमारी। एक रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई है, अब उस रिपोर्ट में क्या कुछ है ये कल जो समाअत होने जा रही है उसके अच्छा, इसी की वजह से शायद अदील मार्केट में जो खबरें आ रही हैं, इवन बहुत सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से भी वो ये कह रहे हैं कि शायद इस ग्राउंड पे कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उस ग्राउंड पे इमरान खान को शिफ्ट भी किया जा सकता है। ऑल्दो हमने गवर्नमेंट की तरफ से पहले ये देखा था, उनकी तरफ से तरदीद आई थी कि इमरान खान को शिफ्ट करने की जो भी बातें आ रही हैं वो झूठी खबरें, लेकिन अब जर्नलिस्ट का ये कहना कि इमरान खान को ऑन द मेडिकल ग्राउंड शिफ्ट किया जा सकता है। डू यू सी दैट हैपनिंग?
देखिए गवर्नमेंट तो मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा बाखबर भी होगी। जहां तक ताल्लुक है बानी पीटीआई या इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक या उनसे मुतालिक आइंदा होने वाले किसी भी फैसले पर माजी में भी हम देख चुके हैं प्लेटलेट्स भी गिरते हैं और फिर अचानक से इलाज की इजाजत भी बाहर जाने की मिल जाती है। यहाँ पर भी मसला कुछ उसी तरह का नजर आ रहा है। अच्छा। और जहां तक ताल्लुक है गवर्नमेंट का, यहाँ पर माजी में शायद गवर्नमेंट ने किरदार अदा किया था, उन्होंने खुद इजाजत दी थी बाहर ले जाने की, लेकिन अब की बार अदालत जो है उसका कंधा इस्तेमाल एक मरतबा फिर यहाँ पर हो रहा है। जस्टिस याही आफरीदी साहब अचानक से उन्होंने इन मुकदमात को अपने सामने मुकर्रर किया और अब ये दावा भी हो रहा है कि शायद एक दो रोज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई फैसला भी दे सकती है और उस फैसले पर फिर अमल दरामद तो होना ही है। अब वो फैसला क्या होगा वो डिपेंड करता है उस रिपोर्ट के ऊपर, जो रिपोर्ट आज जमा करवा दी गई है सलमान सफदर साहब की जानिब से। अगर उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, और जैसा कि कल बुशरा बीबी ने अपने हमशीरा को, अपनी भाभी को बताया है, अगर उसी तर्ज पर ये रिपोर्ट आती है तो फिर ऑब्वियसली ठीक इलाज के लिए ठीक है। अडयाला जेल में तो नहीं, बाहर ही जाना पड़ेगा उन्हें, या बनीगाला में जाना पड़ेगा, या जमान ओके, पार्क में जाना होगा, या शौकत खानम में जाना होगा। ठीक है। आई गेट दैट, आई गेट दैट। आपका जवाब आ गया। साले साहब, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा? अर्जिया जी कि अगर वो वाकई बीमार हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जेल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनको बीमार रहने दे और उनके साथ कोई वक़ूआ हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा नहीं। अच्छा। अगर बिल फ़र्ज़ माल जिस तरह ये कहा जाता है कि जी मेडिकल ग्राउंड पर उनको ये सहूलत दी जाएगी, वो सहूलत दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए ना, उस दिन उनके आँख में वो दवाई इंजेक्ट करनी थी, वो उनको हॉस्पिटल लेके गए, वापस लाए। गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म किया कि ये ऐसा वक़ूआ हुआ है। उसके बाद मेरी खुद डॉक्टरों से बात हुई और डॉक्टरों ने कहा कि जी यही उसका तरीक़ाकार है और उसके बाद मज़ीद भी वो दवाई जो इंजेक्ट होगी। तो इस एतबार से आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी प्रिटेक्स्ट के तौर पे उनकी बीमारी को जेल एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल कर रही है या मुलज़म पार्टी इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। ये जेन्युइन उनका प्रॉब्लम है और उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसमें कोई हार्म तो नहीं उसके है। लिए बाहर जा सकते हैं? नहीं, गुजारिश है कि जब इलाज यहाँ पे दस्तयाब है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, अलबत्ता लेकिन अगर बाहर जाने की critical बात हो होती है तो फिर वो एक ऐसा मरहला होगा कि फिर हमारी इंतज़ामिया को, हमारी GHQ को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फ़ौज को ये जवाब देना पड़ेगा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उनको उन्होंने किस बुनियाद पे ठीक है। फरामोश कर दिया है। ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, और आपने क्यों 2.5 साल तक उस शख्स को कैद में रखा है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था। ठीक है। तो लिहाजा ये आसान काम नहीं होगा और ना ही आपको हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट उनका जो कहते हैं बाजू बेलने में नहीं आया हुआ। कोई मुश्किल नहीं है उनको। वो दरअसल ये एक माहौल को ईज़ अप करने के लिए वो ये सब कुछ हो रहा है और इससे दूर की कौड़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मनपसंद नताज इससे अखज़ करना, मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा दानिशमंदी नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा अदील साहब, मुझे आखिरी सवाल का जवाब 30 सेकंड्स में दीजिएगा। अली अमीन गंडापुर पे इल्ज़ाम था कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अब जब सुहेल आफरीदी की तरफ से तो हम उनको अस्करी क़यादत के साथ देख रहे हैं, उसी इंटीरियर मिनिस्टर के साथ देख रहे हैं जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत एतराज़ है। वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। जो पॉलिसी हमें नज़र आती है बज़ाहिर KP को लेकर, वफाक को, इनके जो रिलेशनशिप है वो हमें बदलती हुई नज़र आ रही है। तो क्या सुहेल आफरीदी को भी इस तरह के कोई नताइज का सामना करना पड़ सकता है जो अली अमीन गंडापुर को करना पड़ा? देखें, सुहेल आफरीदी में और अली अमीन गंडापुर में फर्क यहाँ पर सिर्फ एक ही नजर आता है। वो ये आता है कि वो कम से कम जो भी कर रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट अंदाज में अपना जो उनका हल्का है या आप कह सकते हैं उनकी जमात है उसको एतमाद में लेकर करते हैं। जो अभी तक की उनकी हमने देखी है, जो उनका तर्ज सियासत हमें नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि अगर वो कोई भी फैसला करते हैं तो उस हवाले से पहले अपनी पार्टी को या अपने कारकुनान को एतमाद में लेते हैं। कोई ऐसी बात अभी तक उनसे मंसूब सामने नहीं आई जो पसे पर्दा उन्होंने तय की हो और जिसके बारे में कुछ अरसे के बाद मालूम हुआ। तो इसलिए उनको वो सामना शायद ना करना पड़े। जी हाँ, ठीक हो गया। साले साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। सोशल मीडिया पे हम कुछ एक वायरल वीडियो देख रहे हैं जो आपका किसी से कोई जो मामला जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाई दिया, वो क्या मामला है सर? अर्जिया, उस मामले पे मैं तो बिल्कुल अभी आपको अर्ज़ करता हूँ, लेकिन ये जो भी आपने गुफ्तगू की है, ये जो आपने कहा है कि ये वो जिस तरह गंडापुर के साथ हुआ और इनके साथ नहीं हुआ, इनके साथ वो अमल शुरू हो गया है। अच्छा। लेकिन हाँ, इनके साथ ये अमल शुरू हो गया है। आप उनके सोशल मीडिया पे जाएं और आपको पता चलेगा कि उनका क्या हशर कर रहे हैं वो। लेकिन ये सूरत हाल तो ये हो गई है कि 8 फरवरी इतनी इन्होंने पंप एंड शो से ऐलानात किए कि हम
वो शटर डाउन कर देंगे, हम पहिया जाम कर देंगे, हम स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, आपको कोई चीज़ ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्राउंड पर उनमें वो ताकत और कुव्वत नहीं रही कि वो इसको रेजिस्ट कर सकें। और जहाँ तक अपने लीडरों को साथ मिला के चलने का ताल्लुक है, वो गंडापुर भी साथ लेके चलते थे और ये भी नौजवान जो है इनको साथ लेकर चलता है। हाँ, अब आइए, अब आप वो जो दूसरा आप जिस वायरल वीडियो का जिक्र फरमा रही हैं, वो किस्सा ये हुआ मैडम के कोई एक हफ्ता या कुछ 6 दिन 5 दिन पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये जो खातून है इससे गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे उनकी तवज्जो इस अमर की जानिब मबजूल कराई कि सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू वायरल है जिसमें बानी तहरीक इंसाफ का बेटा कासिम खान ये कह रहा है कि हमारी बहन को हमारा बाप जो है वो एक्सेप्ट करे, अच्छा, ठहरियान को, ताकि हम तीनों बहन भाई जो हैं वो पाकिस्तान जा सकें। मैंने उनसे ये पूछा कि ये इस तरह की एक वायरल हो रही है वीडियो, आपकी इसमें क्या पोजीशन है? अच्छा। वो उन्होंने बजाय इसके कि ये सवाल का जवाब देने के, वो ये समझी कि मैं उनको तंज कर रहा हूँ या खुदा ना खास्ता ये मेरी टॉन्ट है, तो उन्होंने बजाय इसके कि मुझे जवाब दे, उन्होंने जो दूसरी अपनी मुखालिफ पार्टियाँ हैं उनकी ख़वातीन के ऊपर रकीक हमले करने शुरू कर दिए। ऐसी ऐसी गुफ्तगू की जो मैं यहाँ पे बयान करने से कासिर हूँ। अच्छा। ये तो बात होगी ख़त्म, और उसकी ये मेरी और उनकी ये जो गुफ्तगू है उसको 4-5 यूट्यूबर और सहाफ़ियों ने भी देखा और सुना। अच्छा। और उन्होंने कल इसकी गवाही भी दी। उसके बाद इत्तेफाक हुआ, ये कल मैं पार्लियामेंट हाउस से निकल रहा था तो ये फिर जर्नलिस्ट से गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा। तो मुझे किसी हमारे कलीग ने अशात के इशारे से रोका कि रुकें, ये सुने ये क्या कह रही हैं। तो वो उस वक्त पंजाब को गलीज़ गालियाँ बक रही थी, लाहौरियों को गंदी गालियाँ दे रही थी। खैर वो मैं परेशान हुआ कि इनको हुआ क्या है। इनफैक्ट मैं वो देखना चाहता था कि किस बुनियाद पर ये लाहौरियों को गालियाँ दे रही हैं। तो पता चला कि वो 20 सेकंड एक हम बसंत के मामले पर उनको बुरा भला कह रही थी। मैंने कहा जी बसंत का मामला आप ठीक है कि धमाका हुआ है, लेकिन इससे पहले कोयटा में हज़ारे वालों का मैसेकर हुआ, वो लाशें लेके बैठे थे और एक लीडर जो है वो उनकी तालीफ़ कल्बी की ताज़ियत के लिए वहाँ जाने से इनकार कर रहा था। आप इस उन्होंने मेरा सवाल जवाब देने की बजाय वो गुफ्तगू की जो इस वक्त आप वायरल देख रहे हैं। ठीक, उस पर आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी आपने सुनी, बहुत शुक्रिया दिल साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए, साले साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहती है, इस ब्रेक के बाद एक करते हैं और वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। बांग्लादेश का रुख करेंगे। बांग्लादेश में कल आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जहां 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त मैदान में, जिनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी शामिल हैं। जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पाबंदी के बाइस इलेक्शन से बाहर है। हुकूमत बनाने के लिए कम अज़ कम 151 नशिस्तें हासिल करना होंगी। ये इंतखाबात ख़ास अहमियत के हामिल हैं क्योंकि शेख हसीना की मुल्क गिर मुजाहिरों के दौरान इस्तीफ़ा देने और भारत फरार होने के बाद ये बांग्लादेश में पहले आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिस पर सारी दुनिया की नजरें इस वक्त लगी हुई हैं। एक ताज़ा अवामी सर्वे में BNP और बांग्लादेश जमात इस्लामी की क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबले की पेशगोई भी की गई है। सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की क़यादत में कायम इत्तेहाद को 44.1% वोट मिलने का इम्कान है, जबकि बांग्लादेश जमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद को 43.9% वोट मिल सकते हैं। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फ़ौज तैनात की जा चुकी है और मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क गिर पाबंदी भी आयद की गई है। अब इस पर मजीद बात भी कर लेते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए कुछ देशी जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया। माहिद इमरान मेरे साथ हैं और साथ ही मुझे ज्वाइन करें जुबोन अहमद। आई वेलकम यू बोथ। माहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू सो मच। जी, वालेकुम अस्सलाम। माहिद, आपसे आगाज़ करते हैं। इस वक्त क्या माहौल है बांग्लादेश में इलेक्शंस को लेके? क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त बांग्लादेश में जो है सो हमने बहुत क्या कहूँ 10 साल से भी ज़्यादा हो गई
जो हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें चाहिए था, वो हक हमसे छीन ली। मगर इस वक्त जो हो जा रहा है, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं और इसके हम बहुत एक्साइटेड, हमारा बहुत इंथुसियाज्म है। मगर इसके बावजूद हमारा अंदर एक खौफ भी बैठा हुआ है, कब कोई टेररिस्ट और कोई वेंडलाइजर आके यहाँ वेंडलाइज करेगा या मॉब करेगा, कत्ल करेगा। सो इन चीजों क्योंकि जो वर्तमान सरकार क्या कहूँ, इंटरिम गवर्नमेंट मॉब वायलेंस और इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए हमारे अंदर अभी भी डर है। अच्छा, मगर मैंने जब बाहर जाके देखा, बहुत सारे लोगों से पूछा, ये सब लोग कह रहे हाँ, वो लोग वोट, इवन मैं क्या कहूँ, ढाका से आधे की ज्यादा इंसान ढाका छोड़कर खुद को गांव चली गई वोटिंग करने के लिए। सो क्या कहूँ, हमारा अंदर इंथुसियाज्म है, लेकिन एक डर भी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जिबॉन, with the Awami League absent from the electoral contest, can these elections be considered fully representative? The BNP is being described as the strongest contender. Is this due to genuine public support or primarily a political vacuum? जो vacuum मिला ये उसकी वजह से है या आपको public support नजर आ रही है? And am I correct कि BNP के बारे में जो मैंने कहा? जी शुक्रिया जो आपने मुझे जानकारी। देखिए मेरे भाई ने जो बोला, अभी भी कोई सिचुएशन इतना माने अच्छे हैं सिचुएशन, जो उन्होंने कहा जो वेंडलर्स हो सकते हैं, कोई दहशतगर्द हो सकते हैं, ये नहीं होगा। अभी देखिए सब इंतखाबात में सब मशरूफ है। अभी भी जो पोलिंग स्टेशन में मैंने जब विजिट किया, देखा सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी भी पेट्रोलिंग अच्छा है, मतलब फौजी है, सब कुछ सही चल रहा है। अब गांव जो कोई जो वेंडलाइज होगा, कोई दहशतगर्द करेंगे, ये तो छोटा क्या ही नॉर्मल सा हुई कि मानी इसका मतलब है ये कोई ऐसा दहशतगर्द नहीं होगा जो आपको पोलिंग स्टेशन बंद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए अभी जो इलेक्शन हो रहा है, कल कई घंटों बाकी है। जी हाँ, इधर में अलायंस तो बीएनपी का अलायंस है, अदर्स जमात इस्लाम और एनसीपी तो उसका अलायंस है। उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है बीएनपी का। देखिए बीएनपी ज्यादा 3 टाइम पावर में था, उसका जो न्यू चेयरमैन तारिक रहमान, उसके वो जो कितने साल देश में नहीं था, अभी जो वापस आया उसका ज्यादा इस्तेकबाल हुआ। उसका पॉलिटिकल पार्टी जो स्ट्रांग है, अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट में जो जलसा किया, उसका जो सियासी जमात है वो ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा ये उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लोग लाइन में खड़ा होकर वोट देंगे, उसका जो पार्टी का उसका अच्छे लगेगा उसका वोट देंगे, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, ये मेरा उम्मीद है। अच्छा, ये आपकी उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। माहिद आपको क्या उम्मीद है? ठीक है, उम्मीद है, ठीक है माहिद, उनको उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा लीडर है या कौन सी ऐसी पार्टी है जो इक़्तिदार में आएगी और कौन से ओहदे संभाल सकती है? देखिए हम जो सोचते हैं, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू पॉपुलर वोटिंग, और आगे कहे कि प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी जो है वो जरूर बीएनपी का है। बीएनपी का क्या कहूँ, उसका पॉपुलैरिटी क्या कहूँ, स्काई हाई। अच्छा, उसका रेपुटेशन में भी कुछ दाग भी लगी है, क्योंकि जो वेंडलाइजिंग हुई, जो चंदेबाजी हुई, जो गुंडागिरी, दहशतगर्द हुई है, सब बीएनपी के नाम पे हुई है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। हफ्ताबाजी या तोलाबाजी, आप नहीं जानते, आप जानते हैं या क्या नहीं, काइंड ऑफ लाइक प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बिजनेसमैन इन लोकल एरियाज। प्रीवियसली इट वाज, इसका रेट थे हफ्ते में 2000 या महीने में 5000। आप वो रेट 5000 से 10000 हो गई। जो महीने में आपको हफ्ते में 5000 ज्यादा देना पड़ेगा। अगर नहीं दूंगी तो तोड़ फोड़ करेंगे, तो लूट के माल सामान लूट करके ले जाएंगे। सो ऐसे चीजों से बहुत लोग बीएनपी से तंग हो चुके हैं। तो इसलिए जो होगा, हमने बीएनपी भी देखा, हमने अवामी लीग को तो देखा, बीएनपी को देखा, तो हम इस वक्त जमात को वोट देंगे। सो जमात इस्लामी जो कहूंगा इस वक्त
एक कहावत है अंग्रेजी में, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अच्छा। सो वो बहुत स्टेप बाय स्टेप एडवांस हो रहा है। सो ये उनका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल एक मूव है। सो हम जमात आ सकता है। देयर इज आल्सो अनदर पॉसिबिलिटी एंड द पॉसिबिलिटी इज नो लेस देन 65%। सो स्टिल देयर इज अ वेरी हाई चांसेस फॉर जमात इस्लामी के जीतने का। अगर जीतेगा तो मैं क्या कहूँ, मैं अमेज नहीं होऊंगा क्योंकि हाँ ठीक है जमात जीत गया, मगर जीतने का चांसेस है, अच्छे चांसेस है। अच्छा, जमात इस्लामी के कम हैं, बीएनपी के ज्यादा हैं। जरूर, ठीक है, नो डाउट। ठीक है। अच्छा, मुझे जिबोन ये बताएं कि जो अवामी लीग का वोटर है वो अब वोट करने के लिए किस पार्टी का रुख कर सकता है? वो किसको वोट करेगा अब? देखिए, आवामी लीग का तो अभी भी जो बैन है पार्टी है उसका जो एक्टिव लिस्ट नहीं है, वो तो फरार हो, हिंदुस्तान में फरार हो गए। आवामी लीग के जो पार्टी का मेंबर अभी भी है, ज्यादा है, वो लाखों का इतना जो बिग पार्टी है उसके तो मेंबर अभी भी हैं। उसका वोट ज्यादा आपको जामा इस्लाम के नहीं मिलेंगे। इसका वोटिंग ज्यादा अदर्स पार्टी, जातीय पार्टी, उसका अलायंस था हिंदुस्तान का आवामी लीग, उसका अलायंस था जातीय पार्टी, उसको मिल सकते हैं। अदर्स आवामी लीग के मेंबर जो वोट देंगे वो तो ज्यादा बीएनपी के वोट, वो जामा इस्लाम के वोट नहीं देंगे। वो कहते हैं जामा इस्लाम तो प्रो पाक है, वो तो फंडामेंटलिस्ट है, इसी कैसे हम वोट देंगे। इतने वो जामा इस्लाम को हाई लिया, इस लीडर को उसका फांसी में लटका दिया गया। किसने कहने पर? उसके कहने, हिंदुस्तान के कहने पर। वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसके वजह से हुआ है, हिंदुस्तान के क्रिएट किया है, तो सब जानते हैं। जो उसे तो जस्टिस नहीं मिला उसका, सब उसको कहने पर होते हैं। अभी भी जो इलेक्शन होगा, अभी लोग वोटिंग देंगे। अभी भी यह कहना मुश्किल है। अब भी कह सकते हो, अभी भी आवामी लीग का पार्टी का जो मेंबर है बीएनपी की तरफ जाएंगे, अदर्स जातीय पार्टी है उसकी तरफ जाएंगे। ये है मसला। ओके। अच्छा जिबोन, माहिद हैज टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटी अ लिटिल बिट। आप भी मुझे ये बताएं कि आपके मुताबिक सिक्योरिटी, आपको क्या लगता है कि उसकी क्या सूरत हाल है? अभी सिक्योरिटी के जो इंतजामात किए गए उसके बावजूद, जैसे माहिद ने कहा कि मुझे तो एक डर भी है मेरे अंदर कि अभी खुदा ना ख्वास्ता कहीं से कोई टेररिस्ट आ जाए, कोई मॉब आ जाए, कोई अटैक हो जाएगा। आपके मुताबिक ऐसा कुछ है? देखिए माहिद भाई, तो उसके जो कहने पर मैं एग्री हूँ। देखिए मॉब अभी नहीं था। मॉब एक नैरेटिव में आवामी लीग का जो बाम है, उसका हिंदुस्तान के जो प्रॉफिट है, उसका नैरेटिव है मॉब जस्टिस। ये अभी कभी नहीं सुना। मॉब क्या है? मॉब बेटिंग इस तरफ मॉब नहीं होगा। अभी देखिए, मैं मेरा नजदीक, घर के नजदीक है पोलिंग स्टेशन, उधर में गया, विजिट किया, देखा आपको जो लॉ एनफोर्समेंट ज्यादा है, मतलब फौजिया है, उस पेट्रोलिंग कर रहा है। अभी भी देखिए कोई बाइक सड़कों पे नहीं है। बाइकों पर पाबंदी लगा दी गई। अदर्स व्हीकल है वो भी कम चल रहे हैं। ज्यादा 50% ज्यादा बांग्लादेश के आम वो तो गांव में चला गए वोटिंग के लिए। अच्छा। ये एक मसला है। मुझे ये लगता है जो वोटिंग हो गए, कोई सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। इंशाल्लाह मैं आपको कहें तो मेरा उम्मीद है ये फ्री फेयर इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह होगा। कहीं भी वैंडलाइज दहशतगर्दी हो सकते हैं और कोई रिमोट एरिया में हो सकते हैं। अगर ढाका के जो मुख्तलिफ शहरों में इधर में नहीं होगा, मेरा ये उम्मीद है नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सब ढाका से मैं विजिट कर चुका हूँ। कई पोलिंग स्टेशन में मैं विजिट किया, देखा, इधर में कोई चांस भी नहीं है। ठीक है। अच्छा माहिद, you are talking from Bangladesh, I am talking from Islamabad, Pakistan. Yes. And we must talk about bilateral ties between Pakistan and Bangladesh. How might a new government in Bangladesh affect Pakistan-Bangladesh relations? What do you think? और कौन सी पार्टी जो है वो अभी जो हम लोगों की एक पीक चल रही है, अच्छे रिलेशन चल रहे पाकिस्तान बांग्लादेश के आफ्टर 55 इयर्स, अभी जो रिसेंटली क्रिकेट की एपिसोड हुई उसने हमारे टाइज को मजीद बेहतर किया है। सो व्हाट डू यू बिलीव, कौन सी जमात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर हो सकता है, और खुदा ना ख्वास्ता कौन सी पार्टी आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो सकता? देखिए, एक चीज कहूं कि हमारा अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन चेंज सो मेनी थिंग्स बट यू कैन नेवर चेंज योर नेबर। हम चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिर चुके हैं। हमारा क्या कहूँ, 75% बॉर्डर्स हैज बीन कवर्ड बाय इंडिया। हमारा नॉर्थ कहिए, ईस्ट कहिए, वेस्ट कहिए। अदर देन द साउथ, देयर इज आल्सो, वी आल्सो हैव द मैरीटाइम बाउंड्री कनेक्शन विद इंडिया एज वेल। सो यहाँ हिंदुस्तान
बहुत स्ट्रांग है और इन्फ्लुएंस भी है। और एक चीज कहूँ कि हाँ, बांग्लादेश के साथ अगर जमात या बीएनपी दो आए तो क्या कहूँ, पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशन होगी। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। मगर हाँ, एक बायलैटरल रिलेशन जो है, यूजुअल रिलेशन, वो तो जरूर थे और है। मैंने जहाँ कोई तकलीफ, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है, बांग्लादेश में, और हमारा दोनों मुल्कों की लोकेशन कहाँ है? हम साउथ एशिया में है, हमारा बीच हिंदुस्तान है। मगर brother states, it's not that a big factor, but we can easily increase the range of trade. We can easily exchange our culture. But there's one more thing, that is economic condition. okay. बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन गिर चुके हैं, सो इसे रिकवर करने के लिए हमें जो चाहिए वो, unless and until we have reached that point, it will be quite difficult for maintaining a relation. But still, it's okay. Now let me tell you, traveling to Kolkata from Dhaka doesn't cost more than 2,000 to 3,000 taka. But traveling to Dhaka to Islamabad is quite difficult. Even today, आज एक जर्नलिस्ट आए, वो कराची या ये लाहौर से आए हैं, लाहौर से इस्लामाबाद होकर अच्छा कोलंबो के विया वो ढाका आए। ठीक है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थे। Okay, so we would be working on these things. Jabon, आपके मुताबिक how might a new government in Bangladesh affect Pakistan-Bangladesh relationship? देखिए, माहिद भाई ने जो बोला उसके साथ मैं एग्री हूँ। देखिए, अगर हिंदुस्तान जो 16 जो डिक्टेटर था शेख हसीना वाजिद, उसके कहने पर सब चलते हैं। हिंदुस्तान का आपका उसका जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस था, उसका खुफिया एजेंस का इन्फ्लुएंस था, अभी भी है। उसके कहने पर जो भाई आप कहीं के साथ रिलेशन का, बिकॉज पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उसका दुश्मन है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का मतलब दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन है, ये हिंदुस्तान का कहना है। हसीना वाजिद का एक ही स्टेटमेंट है। इसलिए अगर जो इलेक्ट नेक्स्ट गवर्नमेंट आएंगे, बीएनपी आएंगे, तो जमात, मुझे ये महसूस हो रहा, जो जमात इस्लाम आएंगे तो आपके साथ पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। बीएनपी गवर्नमेंट आएंगे तो अच्छे होंगे। मगर देखिए, 16 इयर्स पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छे नहीं था, बॉन्डिंग अच्छी नहीं था, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं था। आपको वीसा मांग रहा है, आपके लिए वो उसका आपके वीसा का मतलब क्या है? आपको आपके पास ओके होंगे तो आप मुझे वीसा देंगे। पाकिस्तान की तरफ क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ आप टोटल डॉक्यूमेंट उसका सेंड करेंगे, उसका सबमिट करेंगे, फिर उस आपका जब पेपर्स बांग्लादेश के इंटेलिजेंस पास आएंगे, वो वेरीफाई करेंगे, होम मिनिस्टर वेरीफाई करेंगे, फिर भी आपको वीसा मिलेंगे। क्यों भाई? ये कोई मुल्क की तरफ ऐसा नहीं हुआ जो पाकिस्तान तरफ हुआ। आपके जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, कोई ऑनियन हो, कोई जिंजर हो, कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो, इंडस्ट्रियल आपको ज्यादा अच्छे हैं, आपको उसका जो मशीनरीज हो, कोई केमिकल हो, वो जब इंपोर्ट करते हैं उसको रेड जोन में भेज दे। रेड जोन में मतलब ये है कि ये तो भाई आर्टिस्ट आएगा, पाकिस्तान से आर्टिस्ट आएगा, आर्म एनिमेशन आएंगे, क्योंकि भाई अभी भी सब रेड जोन में नहीं है, अभी भी रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। आपके जो पाकिस्तान का जो जॉइंट चीफ, उन्होंने विजिट किया, नेवी चीफ विजिट किया, बांग्लादेश के जो नेवी चीफ उन्होंने आपके इस्लामाबाद विजिट किया। क्यों? क्या अब भी मुआहदा नहीं हुआ? हो सकते हैं कोई मिलिट्री डील हो सकते हैं। हम चाहते हैं दो मुल्क भाई है, मशरबी मगरबी पाकिस्तान था, उसके साथ रिलेशन अच्छे हो, यही को मुझे कोई फर्क नहीं। प्रॉब्लम हिंदुस्तान का है, वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन अच्छे हो। वो कहते हैं कि आप जमात इस्लाम के साथ, उसका प्रोपेगेंडा ये है, वो फंडामेंटलिस्ट है, वो पाकिस्तानी है जमात इस्लामी, अभी भी वो उसका ये कहना है। ओके, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच माहिद एंड जबोन फॉर ज्वाइनिंग मी। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।